This video is for educational and informational purpose only. All information presented is collected from public sources such as the internet, books और documentaries. जय हिंद दोस्तों। हिंटर कैफे मर्डर के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह एंड्रेस के साथ अजीब गरीब चीजें होने शुरू कर दी थी। कोई इंसान उसके घर पर आता था, आवाजें करता था। जब एंड्रेस उसे ढूंढने निकलता था तो वो अचानक से गायब हो जाता था। फिर एक रात हिंटर कैफे फार्म हाउस में सन्नाटा सा छा जाता है। लॉरेंस लिटनबर्ग और जेकॉब सीगल फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और किसी तरह पीछे के दरवाजे से फार्म हाउस में एंटर कर जाते हैं। तो जो पहला कमरा होता है वहां पर एंड्रेस जानवरों के लिए चारा रखा करता था, और जब तक लॉरेंस और जेकॉब फार्म हाउस के अंदर पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका होता है, तो ज्यादा अंदर भी कुछ दिख नहीं पा रहा होता। लॉरेंस आगे चल रहा होता है, जेकॉब पीछे चल रहा होता है। लॉरेंस किसी चीज से टकराता है और गिरते गिरते बच जाता है, और सेम चीज जेकॉब के साथ भी होती है। वो भी किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। तो दोनों सोचने लगते हैं कि ये चीज है क्या। तो जब गौर से उसे देखते हैं तो उन्हें पता लगता है ये किसी का पैर है जो घास में से बाहर आया हुआ है, और तुरंत घास को हटाकर देखते हैं तो उन्हें एंड्रेस की लाश मिलती है। और वो घास के ढेर को आसपास से हर जगह से हटाकर देखते हैं तो उन्हें जो दूसरी लाश मिलती है वो एंड्रेस की बीवी सिजिलिया ग्रुबर की होती है। तीसरी लाश वही ढेर से मिलती है जो उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल की होती है। और चौथी और आखिरी उस कमरे की लाश जो होती है वो विक्टोरिया की बेटी सिजिलिया गैब्रियल की होती है। लॉरेंस भागकर फार्म हाउस के बाकी कमरों को देखना शुरू कर देता है तो उसे 2.5 साल के लड़के जोसेफ की लाश मिलती है। तो इन दोनों को लगता है कि इन सभी का मर्डर नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर ने किया है। पर जब ये किचन की तरफ जाते हैं तो किचन से मारिया बॉमगार्टनर की भी लाश मिलती है। तो ये दोनों सोचने लगते हैं कि इन सब का मर्डर किया किसने, और भागते हुए ग्रुबन गांव की तरफ जाते हैं और रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं उन सभी को हिंटर कैफे मर्डर के बारे में बताते हैं। फिर कुछ ही देर बाद गांव के सभी लोग इस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। जब ये डेड बॉडीज को देखते हैं तो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि इन सभी को बेहद खौफनाक तरीके से मारा गया था। फिर भी गांव के सभी लोग फार्म हाउस के अंदर सारी चीजें यहाँ वहां करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो डेड बॉडीज थी उसे भी उलट पलट कर देखना शुरू करते हैं। मतलब कि जो क्राइम सीन था वो पूरा बर्बाद कर देता है। इस केस को हैंडल करने के लिए म्यूनिक से जॉर्ज रेन ग्रुबर को बुलाया गया। जब ये डेड बॉडीज को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये कोई आसान केस नहीं जो यूं ही सॉल्व हो जाए। तो वो पोस्टमार्टम का वेट करता है, यानी कि 6 अप्रैल 1922 जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता लगता है कि इन सभी को किसी भारी और नोकीली चीज से मारा गया है। विक्टोरिया और उसकी बेटी सिजिलिया का गला भी दबाया गया है। इन सभी में से किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी, और ऐसा भी नहीं था कि इनको बांधकर मारा गया हो। पुलिस कंफ्यूज तब होती है जब उन्हें पता लगता है कि इन सभी का मर्डर 31 मार्च को किया गया है। पर पूछताछ के दौरान पता लगता है कि उसके बाद भी 3 दिनों तक इनके घर पर सारी एक्टिविटी हो रही थी। गांव के कई लोगों ने घर की चिमनी से धुआं निकलते भी देखा है, यानी कि कोई खाना भी बना रहा था, जानवरों को चारा भी दे रहा था और पानी तक रख रहा था। शुरुआत में पुलिस ने अज्यूम किया था कि ये लूटपाट का केस है, पर घर के अंदर जितने भी गहने और पैसे थे वो वैसे के वैसे ही थे, यानी कि लूटपाट का केस नहीं था। जिस किसी ने भी इन्हें मारा था वो हथियार अपने साथ ही ले गया था, और गांव के सभी लोगों ने अंदर की चीजें यहां वहां करके फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए थे, यानी कि कोई सुराग ही नहीं था इनके पास। एंड्रेस की जो पहली नौकरानी थी क्रिजन्स रिगर, उसके कहने पर 2 भाई को गिरफ्तार किया गया, कार्ल बीचलर और एंटन बीचलर। ये 2 एंड्रेस के खेतों में उसके कहने पर काम किया करते थे, और जब इनके पास कोई काम नहीं रहता था तो छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। एंटन को क्रिजन्स बहुत पसंद थी। उसने एक बार प्रपोज किया था, पर क्रिजन्स को पता था कि ये एक चोर है तो उसने मना कर दिया था, और उसके मना करने पर एंटन ने उसे मार देने की धमकी दी थी, और ये कहा था कि तुम्हारे साथ साथ एंड्रेस के पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। पर क्रिजन्स रिगर जिंदा थी और चोरी का तो ये मामला ही नहीं था, तो पुलिस को इन दोनों को छोड़ देना पड़ा था। 5 साल बीत जाता है और पुलिस अभी भी खाली हाथ ही थी। इसी समय एक अजीब सी घटना होती है। एक अनजान आदमी ग्रुबन गांव के घर का दरवाजा आधी रात में जोर जोर से खटखटाता है। जब मालिक दरवाजा खोलता है तो वो अनजान आदमी उसे पूछता है, क्या पुलिस को पता लगा कि एंड्रेस के परिवार को किसने मारा है? तो मालिक कहता है नहीं। तो फिर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि उन्हें किसने मारा? तो मालिक कहता है नहीं। तो वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि उन सभी को मैंने मारा है।
और तुरंत ही जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर पुलिस पूरे जंगल को छान मारती है, पर वो इंसान कहीं पर नहीं मिलता। उसके बाद कई सारी थियरीज सामने आई, जैसे कि ये जो विक्टोरिया थी वो विधवा थी, पर कहते हैं कि उसके पति ने इन सबको मारा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। जब विक्टोरिया 16 साल की थी तभी से एंड्रेस उसके साथ जबरदस्ती करता था। फिर 1914 में उसकी शादी कार्ल गैब्रियल से करवा दी और कार्ल गैब्रियल इंटरकैफे फार्म हाउस में ही रहता था। फिर एक रात कार्ल गैब्रियल और एंड्रेस के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। कहा जाता है कि कार्ल ने एंड्रेस और विक्टोरिया को एक साथ देख लिया था। उसके बाद कार्ल इंटरकैफे फार्म हाउस छोड़कर चला जाता है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। फिर वर्ल्ड वॉर 1 होता है और कहते हैं कि उसमें उसकी डेथ हो गई थी। जो एंड्रेस और विक्टोरिया के बीच में संबंध था वो कोई अफवाह नहीं थी, ये प्रूफ भी हुआ था, क्योंकि जब गांव वालों के कहने पर एंड्रेस को जेल में डाला गया था, उस समय रिपोर्ट निकाली गई थी और उसमें पता लग गया था कि एंड्रेस विक्टोरिया के साथ जबरदस्ती करता था, पर विक्टोरिया के कहने पर उसे छोड़ भी दिया गया था। दूसरी थियरी थी वो ये थी कि इन सभी का मर्डर उन्हीं के पड़ोसी लॉरेंस लिटनबर्ग ने किया है, क्योंकि जो लॉरेंस लिटनबर्ग था वो विक्टोरिया को बहुत पसंद था, पर लॉरेंस शादीशुदा था तो उसने विक्टोरिया से मना कर दिया था। पर जब लॉरेंस की बीवी मर जाती है उसके बाद इन दोनों के बीच में अफेयर चलता है और कहा जाता है कि ये जो 2.5 साल का लड़का था जोसेफ, वो लॉरेंस लिटनबर्ग का ही लड़का था। पर लॉरेंस इस बात को नहीं मानता है। वो कहता था कि तुम्हारे और एंड्रेस के बीच में भी तो संबंध है, हो सकता है कि ये एंड्रेस का लड़का हो। और विक्टोरिया बार बार कहती थी कि नहीं, ये तुम्हारा ही लड़का है और तुम्हें महीने का मुआवजा देना पड़ेगा। पर लॉरेंस की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसके पास ऑलरेडी 2 बेटे थे, तो कहा जाता है कि उसी ने इन सभी का मर्डर किया है। ऐसी कई सारी थियरी सामने आई थी। एक थी गम ब्रदर्स की, जिनकी बहन ने मरते वक्त कहा था कि एंड्रेस के परिवार को मेरे भाइयों ने मारा है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई सीरियल किलर था जो अपने शौक के लिए लोगों को मारा करता था, उसी ने इन परिवार वालों को मारा था। पहले इन्हें परेशान किया, फिर एक रात इन सभी का खून कर दिया। यह भी कहा जाता है कि इन सभी का मर्डर किसी काली शक्ति ने किया है या कोई अदृश्य शक्ति, क्योंकि ये जो अटारी से आवाज आती थी और उसे जब चेक किया जाता था तो वहां से कोई भी नहीं मिलता था। अटारी की जो खिड़की थी वो भी बहुत छोटी थी और ज्यादा कोई सामान भी नहीं था कि कोई वहां छिप सके। और ये केस आज तक अनसॉल्व्ड रहा है। हम हमारी अगली कहानी के बारे में जानेंगे, किस तरह लोगों को किडनैप कर लिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था और उनकी हड्डियों से काला जादू किया जाता था। दोस्तों, आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन सभी का मर्डर किसने किया होगा। धन्यवाद।